नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के कुछ किसान भाई कृषि में प्रयोग होने वाले प्रमुख आदानों जैसे बीज, उर्वरक और कृषि सुरक्षा में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक दवाओं को खरीदते समय अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इस तरह की समस्या से बचने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए, इस बारे में जानते हैं जयपुर के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत से। किसान भाई कृषि आदान खरीदते समय एक तो इस टाइम वर्तमान परिवेश में जो ये कोरोना चल रहा है, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है अपन को। साथ ही साथ अपन को ये भी ध्यान रखना है कि संबंधित जो आदान अपन ले रहे हैं, जैसे बीज ले रहे हैं, तो अपन को जो बीज जिस वैरायटी का दे रखा है उसमें बिल में उसका इंदराज होना ज़रूरी है, उसके लॉट नंबर ज़रूरी है और उसकी जो है पैकिंग डेट वो ज़रूरी है। ये अपन देख लें। सोशल डिस्टेंसिंग विशेष रखें। दूसरी बात, अपन जो रसायन जो खरीदते हैं तो उसमें भी जो है उसके बैच नंबर वगैरह ये अपन ध्यान दे लें और इसमें जो है वो कितने ईसी का अपने जो है ना ये रसायन दिया जा रहा है और उसमें कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा अपन काम में ले रहे हैं और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा अपन को खरीदनी है। ज़्यादा जो है कीटनाशी अपन को नहीं खरीदना है। उर्वरक में जो है अपन एक तो उसका वजन देखते हैं, पर ये जो अपन जो उर्वरक का जो बैग ले रहे हैं वो बैग 45 किलो का है, 50 किलो का है, इसका विशेष ध्यान देना है। उसमें भी जो है वो जो दे रहा है विक्रेता अपन को, तो वो जो माल दे रहा है वो भी उसमें बिल में इंदराज जरूर हो, जिससे क्या कि अपन को इस बात का पता चले कि अपन वास्तव में जो है वो सही आदान खरीद रहे, अपन से किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं कर सके। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली, विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। सामान्य तौर से जो बीज काम में लेते हैं उसमें जो है वो 3 तरह के बीज अपने पास होते हैं। जो अपन तो एक तो आधार बीज होता है और एक अपने सर्टिफाइड सीड होता है और एक अपने ट्रूथफुल बीज होता है। तो मार्केट में जो उपलब्ध है बीज वो ज़्यादातर सर्टिफाइड और ट्रूथफुल बीज ही होते हैं। तो सर्टिफाइड सीड जो है वो ज़्यादा कारगर है, उसी को अपन को काम में लेना चाहिए। अपन जो ही मार्केट में घर से रवाना हो तो अपन को या मास्क या फिर अपना जो तौलिया या फिर घर पे जो अपन जिसको आम भाषा में अपन गमछा बोलते हैं वो ज़रूर मुंह पे लगा के जाएं और बार बार जो है अपन हाथ को धोते रहें, साबुन से ज़रूर धोएं। और जो ही मार्केट में अपन जाएं तो भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएं, थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपना जो ही नंबर आए ना वो सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए अपन जो है वो दुकानदार से बात करें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है।
या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं शाकनाशी, कीट एवं रोगनाशी रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो इनको भी बीज एवं उर्वरक की तरह ही विश्वसनीय संस्था से खरीदें एवं खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। जिनके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो उसे कदापि न खरीदें। इनके डिब्बे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रिसाव युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक तथा रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना न भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक एवं रसायनों की खरीद करते हैं तो आप धोखा एवं नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही आप इन कृषि आदानों के प्रयोग से आने वाले समय में अधिक उपज प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भिंडी की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने जायद भिंडी लगा रखी है तो वे फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु इस समय उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ इसमें लगने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर गोंद्रा माडी। किसान भाई नमस्कार। भिंडी की फसल आपके खेत में लगी हुई है और भिंडी की फसल किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक फसल है, क्योंकि इस फसल को हम सालों भर खेती करते हैं। पर ये देखा गया है जब भिंडी की फसल फूल फल की स्थिति में आती है, यानी कि जब प्रजनन स्थिति में आती है, उस समय देखा गया है कि इस फसल को बेहतर करने के लिए, उसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए कई प्रकार के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से जैसे अभी गर्मी के समय है, इस समय किसान भाई आप अपने खेत की नमी को देखते हुए 3 या 4 दिन या 5-6 दिन के अंतराल पर आपके मिट्टी की जल धारण क्षमता या नमी के ऊपर निर्भर करेगा, तो ये सिंचाई आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद किसान भाई अभी देखा, अभी जो गर्मा फसल है इसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार आप उसको निकाई गुड़ाई के दौरान आप बिल्कुल हटाएं, क्योंकि खरपतवार में देखा गया है ये ना कि पोषक तत्व का ग्रहण करता है बल्कि इसमें कीट और बीमारी को भी आश्रय देता है। साथ ही साथ आप जो पानी पटवान करते हैं उसका नमी को भी खींच लेता है। तो आप किसी भी तरीके से खेत से जो है खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे। खरपतवार नियंत्रण अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कीट और बीमारी भी कम होंगे। और कीट और बीमारी को इस फसल में लगने से बचने के लिए आपको कई उपाय करना पड़ेगा। कीट में जैसे प्रमुख रूप से इसका फल छेदक है, तना एवं फल छेदक है, उसमें जेसिड है जिसको हरा फुदका बोलते हैं, और सफ़ेद मक्खी है। ये काफ़ी तादाद में इसका नुकसान करता है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। समुचित तरीके से इसका प्रबंधन करना होगा, तब जाके आप इसका अच्छी फसल ले सकते हैं। जैसे हम कीट और बीमारी की बात करें, किसान भाई ये आप अपने खेत को हमेशा निगरानी में रखें। जैसे ही कीट का आक्रमण दिखे तो आप सबसे पहले जो नीम निर्मित दवा है उसका 5% घोल आप खेतों में छिड़काव करें। आप कोशिश कीजिए कि जब उसका संख्या ज़्यादा बढ़े, कई प्रकार की जो रासायनिक दवा है उसका आप प्रयोग करेंगे। रासायनिक दवा में जैसे थायोमिथक्सम है, उसका 2 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। स्पाइनोसेट 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें।
और कीट का नियंत्रण करने का और एक सबसे अच्छा तरीका है, आपके पौधे में जो आक्रांत फूल है, तना है या पत्ती है या फल है जो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उसको आप हर एक 2-3 दिन के अंतराल पे उसको आप निकालते रहें और उसके बाद ही आप दवा का प्रयोग करें। तो आपको जो है, जो दवा का जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरह मिलेगा। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। और जहाँ तक बीमारी की बात है, इसमें जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, ये काफ़ी ज़्यादा ये फसल को नुकसान करते हैं। उसका जो लक्षण है कि भिंडी के पत्ते में जो है पूरा सफ़ेद सफ़ेद चूर्णील दिखेगा और बाद में धीरे धीरे पत्ता सूखने लगता है। ऐसा परिस्थिति में हम सल्फेक्स नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे करेंगे तो इसको रोका जा सकता है। और कोशिश आप ये कीजिए, जब भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे या शाम को ही आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी धूप है, ताकि दवा का असर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा में रहे, तब इसको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। और एक साथ 2 दिन दवा को आप मिला के नहीं प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि पौधा में उसका काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि चाहे आप कीट के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं या बीमारी के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल एक बार में एक ही दवा का प्रयोग करें और उचित मात्रा के साथ आप उसको प्रयोग कीजिए, तो उस कीट को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो किसान भाई, इन सारे बातों को अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आपने भिंडी की फसल को अगर प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छी आमदनी हो सकेगी। अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। टिड्डी को क्षेत्र से हटाने या भगाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से संध्या का समय उपयुक्त होता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि आपके क्षेत्र में टिड्डियों का प्रकोप होने पर इसकी जानकारी कृषि अधिकारियों को दें और उनका सहयोग करें। टिड्डियों को खेतों में बैठने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करें और थालियों, ढोल, नगाड़े, लाउडस्पीकर या दूसरी चीजों के माध्यम से जोर जोर से आवाज या शोर उत्पन्न करें। टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग स्वयं के स्तर पर नहीं करके सामूहिक स्तर पर करें। वर्षा की संभावना को देखते हुए ग्रीष्मकालीन फसलों में सिंचाई और पादप सुरक्षा उपायों को भी स्थगित करें। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, अतः किसान अपने खेतों की जुताई कर खुला छोड़ दें और खेतों के चारों ओर मेड़ बनाएं, जिससे वर्षा का जल खेतों में ही संग्रहित रहे। यह समय हरी मिर्च की पौध बनाने के लिए उपयुक्त है। कपास की बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई कर सिंचाई करें, इससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। देशी बेर की कटी हुई झाड़ियों की नई पुटान पर उन्नत किस्मों सेब, गोला और उमरान की कलिकाएं चढ़ाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव इंदरपुर, जिला हनुमानगढ़ के किसान विपुल कुमार ने। आप पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विपुल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन बात करेंगे कि जो हमारे पशु हैं
विशेष रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्ल सुधार करें, जिससे हमारा जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो लाभकारी हो सके। इसमें ये ध्यान रखें जो हमारा पशु है वो उसको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें मुख्य रूप से जो प्रजनन का सही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा पशुओं का झुंड है उसमें हम 2 तरह के सांड रखते हैं। जैसे एक आपका टीजर बुल है, जो हमारे जो पशुओं का झुंड है, जो हमारा हेड है, उसमें ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये हमारा गाय गर्मी में है, इसी प्रकार हमारी जो ये बच्चियाँ गर्मी में है। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु वास्तव में गर्मी में है या हीट में है या नहीं। उसके बाद किसान भाइयों, आपके जो उन्नत नस्ल के सुधार के नियम के अनुसार हमारे जो भी पशु चिकित्सक हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पशु चिकित्सक है, उनको आप उनकी मदद से आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो हमारा सीमन है, जो पशु का गर्भित कराने वाला जो वीर्य है वो उत्तम सांड का होना चाहिए। तो उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है उसमें मुख्य रूप से हमारे पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हमारी ब्रीड का चयन करें। उसके बाद उसका जो सीमन स्ट्रा है उस पर उसकी जो उस पर तारीख लिखी होती है उसको चेक करें कि कब ये इसकी पैकिंग हुई है। इसी प्रकार उस स्ट्रा को जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का जो हमारा सिलेंडर है जो है उसमें से निकालें। उसके बाद वो एक थाविंग की प्रक्रिया होती है कि जो हमारी स्ट्रा है उसको आप सामान्य वातावरण में जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अनुसार उसको लाएं। पहले गर्म पानी करें, उसमें उसको स्ट्रा को उसमें डालें, उससे ये थाविंग की प्रोसीजर पूरी होगी। इसके बाद किसान भाई मुख्य रूप से जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को अच्छी तरह बांध दें या सो हमारा सर्विस क्रेट है उसमें खड़ा करें। उसके बाद उसको जो उसका गुदा द्वार है वहाँ से जो एनिमल डंग है, जो गोबर है, उसको निकालें। और उसके बाद जो आपकी जो इंजेक्टर गन है उसको उसके माध्यम से स्ट्रा का जो सीरा पहले आप कैंची से काटें। उसके बाद उसको जो स्ट्रा है उसको लोड करें गन पे और उसके बाद उसको उसकी योनि है उसमें उसको बड़ी सावधानी से इंजेक्ट कराएं और उसको सर्विस का जो मुख है वहाँ उसको गर्म नाल में उसको छोड़ें। तब जाके हमारा ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। तो ये इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें। तो उसकी जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो दर है या उसकी जो सक्सेस दर है
वो सही रहेगी और हमारा जो पशुपालन का जो हमारा ब्रीडिंग का प्रोग्राम है वो सफल होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।